सोचिए अगर हमारे देश पर परमाणु हमला हो जाए तो ऐसे हालात में भारत अपनी आत्मरक्षा कैसे करेगा और ऐसी परिस्थिति से बचाव के लिए भारत के पास कौन कौन से हथियार हैं। इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। चीन भारत के पूर्वी राज्यों को हमेशा से ही हथियाने की फिराक में रहता है। खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन बार बार यह दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। मान लेते हैं कि भविष्य में इसी बात को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ जाए कि बात परमाणु हमले तक आ पहुंचे और चीन अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल DF-41 को भारत की ओर फायर कर दे। तब ऐसी स्थिति में भारत के पास परमाणु हमले को रोकने के लिए कौन कौन से हथियार हैं। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे दुश्मन देश के पास हमारे ऊपर हमला करने के लिए कौन कौन से परमाणु हथियार हैं। तो चीन के पास बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, टैक्टिकल डिलीवरी सिस्टम, ये सब मौजूद है। अब सवाल उठता है कि इनमें सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रूज मिसाइल के बारे में कि आखिर क्रूज मिसाइल होती क्या है। क्रूज मिसाइल को जमीन, जहाज, पनडुब्बी, प्लेन से लॉन्च किया जा सकता है। सबसे पहले इसका रॉकेट इंजन स्टार्ट होता है जो इसे आवश्यक स्पीड और ऊंचाई देता है ताकि जेट इंजन स्टार्ट हो सके। क्रूज मिसाइल लो एल्टीट्यूड पर उड़ती है। इसका मतलब है कि क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में धीमी गति और कम ऊंचाई पर उड़ती है ताकि रडार से बच सके। कम स्पीड, लो एल्टीट्यूड और स्टेल्थ डिजाइन के कारण रडार इन मिसाइलों को पकड़ नहीं पाता है। क्रूज मिसाइल उड़ान के दौरान बार बार अपना रास्ता बदलती है। सरल शब्दों में कहें तो क्रूज मिसाइल धीमी गति से उड़ती है लेकिन बहुत सटीक वार करती है। बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा छुपकर हमला करती है। परमाणु वॉरहेड छोटा लेकिन बहुत खतरनाक होता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही एनिमेशन वीडियो आपको बिना किसी ब्रेक के मिलती रहे। अब बात करते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के बारे में। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल के जैसा ही होता है। यह पीछे वाला हिस्सा बूस्टर है और आगे के हिस्से में मेन न्यूक्लियर वॉरहेड है। बूस्टर का काम होता है वॉरहेड को मैक 5 की स्पीड तक लेकर जाना और उसे वायुमंडल की ऊपरी सतह तक पहुंचाना। जैसे ही वॉरहेड वायुमंडल की ऊपरी सतह तक पहुंचता है, वॉरहेड मिसाइल से अलग हो जाता है। अब वॉरहेड अपनी काइनेटिक एनर्जी के दम पर ही वायुमंडल में ग्लाइड करते हुए टारगेट की ओर आगे बढ़ता है। यह वॉरहेड अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट करता है, यानी बार बार अपनी दिशा बदलता है, जिससे इसे ट्रैक और इंटरसेप्ट कर पाना लगभग नामुमकिन है। टैक्टिकल डिलीवरी सिस्टम, इसमें होता यह है कि किसी छोटे शहर, मिलिट्री बेस या एयरबेस को निशाना बनाया जाता है। परमाणु हथियार को किसी फाइटर जेट या शॉर्ट रेंज मिसाइल से दागा जाता है। टैक्टिकल डिलीवरी सिस्टम का उपयोग 50 से 500 किलोमीटर के टारगेट को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इस तरह के न्यूक्लियर हथियार का उपयोग सीमित क्षेत्र में भीषण तबाही लाने के लिए किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइलें भारी भरकम मिसाइल होती हैं। इनका रडार से बच पाना लगभग नामुमकिन है। फिर भी ये सबसे खतरनाक परमाणु हथियार है क्योंकि ये मिसाइल एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है और इन्हें इंटरसेप्ट कर पाना भी लगभग नामुमकिन है। अगर हम इंटरसेप्ट करने के नजरिए से देखें तो सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है क्योंकि इसे ट्रैक और इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बैलिस्टिक मिसाइल जितनी तबाही नहीं मचा सकता क्योंकि यह एक बार में एक ही परमाणु वॉरहेड ले जा सकता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई वॉरहेड ले जा सकती है। इसलिए बैलिस्टिक मिसाइलें सबसे खतरनाक होती हैं। अब देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल काम कैसे करती है। बैलिस्टिक मिसाइल को जमीन, मोबाइल लॉन्चर और पनडुब्बी से दागा जा सकता है। जैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है, बादलों को चीरती हुई सीधी स्पेस की ओर बढ़ती है। ICBM कैटेगरी की न्यूक्लियर मिसाइल धरती की सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती हैं और कई मिसाइल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी ऊपर चली जाती हैं। जब बैलिस्टिक मिसाइल बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी के टॉप पर पहुंच जाती है, यानी इस कर्व पाथ के टॉप पर पहुंच जाती है, तब मिसाइल वायुमंडल में री एंट्री की तैयारी करती है। जैसे ही मिसाइल वायुमंडल में एंटर करती है, न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल से अलग होकर एक साथ कई शहरों को निशाना बनाते हैं। इसलिए बैलिस्टिक मिसाइलें सबसे खतरनाक परमाणु हथियार है। जब न्यूक्लियर वॉरहेड वायुमंडल में एंटर करता है तब उसकी स्पीड 25 मैक से भी ज्यादा होती है। इस वजह से इसे ट्रैक और इंटरसेप्ट कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। अब बात करते हैं कि भारत के पास दुश्मन की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए कौन कौन से हथियार हैं, या सीधे शब्दों में कहें तो हमारे पास क्या क्या है दुश्मन की मिसाइल को हवा में मार गिराने के लिए।
तो हमारे पास मुख्य रूप से 3 एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 मिसाइल सिस्टम, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। इनमें सबसे खास है S-400। ये तीनों ही मिसाइल सिस्टम जमीन से हवा में वार करते हैं, यानी दुश्मन के फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से रक्षा करते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि न्यूक्लियर अटैक की स्थिति में ये भारत की कैसे रक्षा करेंगे। मान लेते हैं कि चीन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल DF-41 को दिल्ली को निशाना बनाकर लॉन्च कर देता है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होने से लेकर टारगेट को हिट करने तक 3 फेज में काम करती है। पहला है बूस्ट फेज। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी से परमिशन मिलने के बाद न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। मिसाइल का सॉलिड रॉकेट इंजन स्टार्ट होता है, जो मिसाइल को तेजी से स्पेस की ओर ले जाता है। 2 से 3 मिनट के अंदर मिसाइल स्पेस में पहुंच जाती है। मिसाइल के लॉन्च पैड से स्पेस में पहुंचने तक के समय को बूस्ट फेज कहा जाता है। जैसे ही दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होगी, कुछ ही सेकंड या मिनटों के अंदर मिसाइल वार्निंग सिस्टम उसे पकड़ लेगा और सेना को चेतावनी देगा। लेकिन 2 से 3 मिनट के अंदर भले ही हमें ये पता लग जाए कि दुश्मन ने कोई मिसाइल लॉन्च की है, उसे बूस्ट फेज में इंटरसेप्ट कर पाना नामुमकिन है। अब सवाल उठता है कि हम उसे बूस्ट फेज में इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर सकते। इसके कई कारण हैं, एक एक को समझते हैं। पहला कारण है, जैसे ही मिसाइल लॉन्च होगी, रडार उसका पता लगाने में कुछ सेकंड या मिनटों का समय खराब कर देगा। दूसरा कारण है, जब यह कंफर्म हो जाए कि दुश्मन की ओर से कोई मिसाइल लॉन्च हुई है, तो पहले यह पता लगाया जाता है कि जो मिसाइल लॉन्च हुई है वह न्यूक्लियर मिसाइल है या नहीं। जब यह कंफर्म हो जाता है कि एक न्यूक्लियर मिसाइल हमारी ओर आ रही है, तब यह पता किया जाता है कि यह कौन से शहर को हिट करेगी। क्या यह मिसाइल MIRV है? इसका मतलब ऐसी मिसाइल जो एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर उड़ सकती है। क्या यह मिसाइल कोई डिकॉय तो नहीं? इसका मतलब है कि दुश्मन ने हमारा ध्यान भटकाने के लिए ऐसे ही मिसाइल लॉन्च कर दी हो और उसका मेन मकसद कहीं और हमला करने का हो। जब यह सब कंफर्म हो जाता है, तब यह तय करना होता है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए कौन से एयर डिफेंस सिस्टम को काम में लिया जाएगा, और इतने कम समय में यह सब कर पाना संभव नहीं होता। दूसरा फेज है मिड कोर्स। इस फेज में मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए 20 से 25 मिनट का समय मिलता है, लेकिन इस फेज में भी हम न्यूक्लियर मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि जब न्यूक्लियर मिसाइल मिड कोर्स में होती है, तब मिसाइल धरती से लगभग 1000 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। कई बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी ऊपर होती है। इस ऊंचाई पर ग्राउंड बेस रडार इसे ट्रैक नहीं कर सकते। सरल शब्दों में कहें तो इस ऊंचाई पर रडार इसे देख नहीं सकते, और जब देख ही नहीं सकते तो मारेंगे कैसे। अब आता है तीसरा और आखिरी फेज, टर्मिनल फेज। इस फेज में मिसाइल को मार गिराने के लिए 8 से 10 मिनट का समय मिलता है, लेकिन इस फेज में भी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराना बहुत मुश्किल है। पहला कारण है, इस फेज में बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड 25 मैक होती है, यानी ध्वनि की गति से 25 गुना तेज। दूसरा कारण है MIRV बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें कई न्यूक्लियर वॉरहेड होते हैं। इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सभी को इंटरसेप्ट कर पाना नामुमकिन के बराबर है। अगर एक भी न्यूक्लियर वॉरहेड बच गया तो परमाणु हमले को कोई नहीं रोक सकता। आज के समय का एक परमाणु बम दिल्ली जैसे बड़े शहर को मिटाने के लिए काफी है। अब यह बात स्पष्ट हो गई कि बैलिस्टिक मिसाइल के परमाणु हमले को रोकना कितना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, आज के समय में कोई भी देश बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल को पूरी तरह से रोक सकता है, या फिर न्यूक्लियर वॉर में डिफेंस सिर्फ एक भ्रम है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।